बड़ी खबर इस बीच आ रही है। संजय राउत के घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। नवभारत के पास ये एक्सक्लूसिव चार्जशीट है जो संजय राउत के खिलाफ दायर की गई। पात्रा चौल घोटाले में राउत की मिली भगत का इस चार्जशीट के जरिए पूरी तरह से खुलासा हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर पात्रा चौल घोटाले से जुड़े हुए संजय राउत, और देखिए इससे जुड़े कई सबूत भी मिले हैं। राउत ने वाधवा को चिट्ठी लिखी थी। संजय राउत के घोटाले का ये पूरा कच्चा चिट्ठा और इसकी चार्जशीट टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो पात्रा चौल घोटाले में राउत की मिलीभगत का किस तरीके से खुलासा हुआ है, इस चार्जशीट को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। चार्जशीट के मुताबिक राउत जो है वो घोटाले में संलिप्त थे। पात्रा चौल घोटाले से जुड़े थे संजय राउत ने वाधवा को दरअसल इस प्रोजेक्ट में जो है वो शामिल किया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया था। किस तरीके से मिलीभगत की गई थी, कंपनी में अपने भाई को डायरेक्टर बनाया था। भवतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, इस चार्जशीट में क्या बड़े खुलासे हुए, पॉइंट दर पॉइंट अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए, फरवरी में सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रवीण राउत को अरेस्ट किया था। वो डायरेक्टर थे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के, और जब उनसे पूछताछ की गई थी तो ये पता चला था कि 1000 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट था, स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, जो कि माडा और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच में एक ढंग की डीलिंग हुई थी। लेकिन जो स्लम डेवलपर से उनमें से किसी को भी शिफ्ट नहीं किया गया था वहां पे पात्रा चौल स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। उसके बाद ये कहा गया था कि इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो थे, जो प्रवीण राउत को मिले थे करीब 100 करोड़ के आसपास, उसमें से कुछ हिस्सा जो था वो वर्षा राउत के थ्रू इनके पास गया था, संजय राउत की वाइफ के पास। माधुरी राउत ने एक अनसिक्योर्ड लोन दिया था वर्षा राउत को, और ये लोन के थ्रू जो था वो वर्षा राउत ने करीब एक दादर में फ्लैट लिया था। उसके अलावा अलीबाग में एक बीच में उन्होंने एक प्रॉपर्टी भी ली थी। ये दोनों डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करता है वर्षा राउत और माधुरी राउत के रिलेशनशिप का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेशनशिप का। उसके अलावा भी इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था कि प्रवीण राउत और संजय राउत के बीच में भी बहुत सारी डीलिंग हुई थी। ये डीलिंग इस टाइप से थी कि जैसे उनका एयर टिकट बुक करना, उनके होटल स्टे को बुक करना। सो इन लोगों के बीच में काफी सारे ऐसे संबंध थे जिससे कि साफ ये लगता है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे वो डायरेक्टली जो था वो प्रवीण राउत संजय राउत को दे रहा था। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे बिल्कुल। इस बीच देखिए, संजय राउत के खिलाफ जो चार्जशीट है वो एक्सक्लूसिव तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है, और इस वक्त मेरे हाथ में वो चार्जशीट है। ईडी द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पूरे मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में, इस पूरे मामले में क्या खुलासे संजय राउत के खिलाफ हो रहे हैं ये जिक्र किया गया है। पूरे 5 आरोपियों का नाम इसमें शामिल है। आरोपी जो बताए जा रहे हैं, सबसे पहला आरोपी राकेश कुमार वाधवान, दूसरा आरोपी सारंग कुमार वाधवान, तीसरा आरोपी प्रवीण राउत, चौथे आरोपी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और 5वां बड़ा वीआईपी आरोपी है संजय राउत, 62 साल। पूरा डेटा इसमें उनके खिलाफ मौजूद है। जो अहम फैक्ट्स इस पूरे चार्जशीट में मेंशन किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। पहले तो विस्तृत तौर पर पूरा मामला समझाया गया, इसके बाद इस पूरे चार्जशीट में जो इस वक्त एक्सक्लूसिव तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें यह भी लिखा है कि फ्लो ऑफ पीओसी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ये ट्रांजैक्शन कब कब हुए। 2009 से 2010 के बीच प्रवीण राउत के अकाउंट से लगभग 55 लाख रुपए वर्षा राउत के अकाउंट में डाले गए। प्रथमेश डेवलपर द्वारा लगभग 37 लाख रुपए वर्षा राउत और संजय राउत के अकाउंट में डाले गए, जो इस चार्जशीट में बाकायदा मेंशन है। और संजय राउत अब तक इन तमाम बातों से इनकार कर रहे थे। हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बात जो सामने आ रही कि संजय राउत ने साफ तौर पर किसी भी तरह से पात्रा चौल घोटाले में अपने इन्वॉल्वमेंट की बात को इनकार किया था, लेकिन सामने आ रहा है कि किस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुए और इस पूरे मामले में वर्षा राउत के नाम पर पैसे उनके अकाउंट में डाले गए हैं।
भले ही मना किया हो कि उनका कोई डीलिंग नहीं थी प्रवीण राउत के साथ, लेकिन अक्टूबर 2020 में पहला सम्मन वर्षा राउत को दिया गया था। तब उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि वो महा विकास आघाड़ी सरकार के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, इस वजह से उनको तंग करने के लिए ये सम्मन दिया गया था। एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप था वर्षा राउत और माधुरी राउत के बीच में। माधुरी राउत प्रवीण राउत की पत्नी है और उन्होंने एक अनसिक्योर्ड लोन, जैसे हम पहले बता रहे हैं आपको, करीब 55 लाख रुपए के आसपास, 80 लाख रुपए के आसपास का लोन दिया था। और जैसे ही उनकी क्वेश्चनिंग शुरू हुई थी तो वर्षा राउत ने माधुरी राउत के अकाउंट में 55 लाख रुपए दिए थे। इससे साफ एक ढंग से अगर हम बोले तो कल्पेबिलिटी प्रूव होती है, क्योंकि जैसी जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो पैसा वापस देने की एक कोशिश की गई थी। इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस साल के अप्रैल के आसपास हुआ था, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अटैचमेंट किए थे, 2 अटैचमेंट किए थे। एक दादर में इनकी एक प्रॉपर्टी, इनकी एक फ्लैट था, उसको अटैच किया था। उसके अलावा एक अलीबाग में भी 2 प्रॉपर्टी थी, उसको अटैच किया था। तो साफ तौर से ये देखा जाता है कि संजय राउत का डायरेक्ट बेनिफिशियल रिलेशनशिप था प्रवीण राउत के साथ। जिस बात को नकारते आए हैं संजय राउत, अब चार्जशीट में तमाम वो बातें कही गई हैं। भवतोष हमारे साथ है, शिवानी हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई है, शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, जिस बात को नकारते आए थे संजय राउत, अब सिर्फ संजय राउत ही नहीं, उनकी पत्नी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीधे सीधे चार्जशीट में आरोप लगाया गया है, किस तरीके से मिलीभगत की गई, किस तरीके से प्रॉफिट लिया गया, किस तरीके से पैसों की हेरफेर हुई है पात्रा चौल घोटाले में। जी बिल्कुल, लेकिन अगर इस पूरी चार्जशीट को बहुत अच्छे से स्कैन किया जाए, दोनों पति पत्नी की अगर हम बात करें, तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण समझ में आती है कि लगातार उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में जो 55 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिसको ईडी ने साफ तौर पर चार्जशीट में मेंशन किया है कि संजय राउत ने लगातार इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की कोशिश की। लगातार उन्होंने इस बात को इनकार किया कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, जबकि उनकी जो पत्नी है उनके दिए गए स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस बैंक में हुए थे, जितनी भी डील बनाई गई थी, उनके नाम के जरिए उन सभी की जानकारी संजय राउत को ही है। और इसी सारे स्टेटमेंट को संजय राउत ने खारिज किया था। यानी कि साफ है कि पति और पत्नी दोनों के स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। ईडी ये भी साफ साफ इसमें कहती है कि संजय राउत ने लगातार दूसरों के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन सारी चीजें उन्हीं के तख्त में आती हैं। साफ तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी होती है कि 2006 से 2007 के बीच में संजय राउत ने कई सारी ऐसी मीटिंग्स को अटेंड किया जिसके अंदर महाडा के ऑफिसर्स मौजूद थे। और ये जो मीटिंग्स थी किसी आम व्यक्ति द्वारा नहीं चेयर की गई थी, यानी कि प्रस्तावित की गई थी, बल्कि इसके अंदर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शामिल थे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी जिसको कि चीफ मिनिस्टर द्वारा भी मीटिंग को शामिल किया गया था पत्राचौल के रीडेवलपमेंट को लेकर। और इसी पत्राचौल की चीफ मिनिस्टर के साथ हुई मीटिंग के बाद ही जो है राकेश वाधवान इस पूरी पिक्चर में शामिल होते हैं। यानी कि साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पत्राचौल रीडेवलपमेंट में जो कई नाम हैं उसमें बड़े लोग भी शुमार हैं। साफ तौर पर संजय राउत ने अपने पूरी पोजीशन का इस्तेमाल किया है। काफी अहम चीजें यहाँ पर यह भी पता चलती हैं अंत में, जिसमें लिखा गया है कि 3,27,85,000 रुपए से ज्यादा के जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो संजय राउत ने बिल्कुल जानबूझकर किया था और अपने समझ का पूरा गैर फायदा उठाया था। इसके अलावा साफ तौर पर ईडी के इस पूरी चार्जशीट में बताया गया है कि ये जो 3 करोड़ से ज्यादा की राशि है ये किस तरीके से रूट हुई है। संजय राउत ने ना सिर्फ माडा के ऑफिसर से बातचीत की, बल्कि बड़े ही स्मार्टली वाधवान की एंट्री इस पूरे प्रोजेक्ट में कराई रीडेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ उनकी जगह पर प्रवीण राउत कई अलग अलग मीटिंग्स को हासिल करते थे। यहाँ तक कि अब तक हम देख रहे थे कि 112 करोड़ रुपए जो कि प्रवीण राउत ने अब तक इस पूरे मामले में घोटाला किया था, वो खुद एक प्रॉक्सी के तौर पर उन्होंने किया था, जहां पर वो मीटिंग्स को संजय राउत के लिए अटेंड करते थे। संजय राउत की जगह पे उनके नाम पे सारी मीटिंग्स को किया जाता था। आप यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी माधव भी जुड़ चुके हैं। माधव, इस चार्जशीट के सामने आने के बाद संजय राउत, उनकी पत्नी और उनके जितने भी सहयोगी हैं, उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हर एक चीज का डिटेल डॉक्यूमेंट उन्हें अब देना होगा। बिल्कुल, जैसे शिवानी और भवतोष में बता रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सामने आती है कि किस तरह मैसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ये बताया गया है कि उन्होंने संजय राउत ने प्रवीण राउत को और उनके प्रॉक्सीज को एक कॉन्फिडेंट के रूप में डायरेक्टर बनाया गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में। और इस एग्रीमेंट में जो सोसाइटी और महाडा के द्वारा की गई थी उसमें उन्हें रिहेबिलिटेशन 672 टेनेंट्स की करनी थी और रिहेबिलिटेशन 767 स्क्वायर फीट की, उसमें 672 टेनेंट्स और फ्लैट्स बनाने थे जो कि 1,11,000 और 476 स्क्वायर मीटर्स की थी फॉर माडा। इन कंसिडरेशन ये कहा जा रहा है कि डेवलपर को फ्री सेल कंपोनेंट उस माडा के लैंड पर दी गई थी और फ्लैट्स को थर्ड पार्टी फ्लैट परचेसर्स को भी देने की अवकाश दी गई थी। लेकिन साथ ही साथ उनमें यह कहा गया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने ये FSI जो
फ्लोर इंडेक्स होता है इसको पूरी तरह से ऑब्लिगेशन अपनी जो बात है जिस पे एग्रीमेंट की गई है उसको कंप्लीट करने से पहले GACPL ने थर्ड पार्टी डेवलपर्स को 1034 करोड़ के लिए ये पूरा अमाउंट सेल किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया है कि पूरा अमाउंट जो जनरेट हुआ था ये ट्रांसफर किया था पेरेंट कंपनी HDIL और अदर सिस्टर कंसर्न्स के द्वारा बिजनेस पर्पसेस के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आई है बात कि प्रवीण राउत जो प्रॉक्सी है A5 के उनको 111 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में HDIL के द्वारा दी गई थी। साथ ही साथ जो सेम अमाउंट है वो ट्रांसफर किया गया था एसेट्स में और पूरी जो अमाउंट है उनकी बिजनेस एंटिटी फैमिली मेंबर्स वगैरह के पास दी गई थी। संजय राउत इस पूरे मामले में उनको पूरी जानकारी थी और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट करने में संजय राउत का भी हाथ था और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स दूसरे एंटिटीज को ट्रांसफर किया गया था। इस सब की जानकारी संजय राउत के पास थी। इसके साथ यही कहा गया है कि संजय राउत ने इस पूरे अमाउंट को यूज किया है जमीन के खरीदने में। किहीम नाम की एक जगह है अलीबाग में जहां पे ये कंफर्म किया जाता है कई लोग जिन्होंने इनको बेचा है संजय राउत को। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो कैश कंपोनेंट जनरेट हुआ था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से वो अक्यूज्ड A1, A2 और A3 को दिया गया था। और एक और अहम बात यहाँ सामने आ रही है कि ये जमीन और कहाँ खरीदी गई थी। ये कहा गया है कि जो कैश विड्रॉल्स और मोडस ऑपरेंडी राकेश वधावन, सारंग वधावन जो A1 और A2 है अक्यूज 1 और अक्यूज 2 इस पूरे केस में इसमें साफ नजर आता है कि क्या डिजाइन था। ये पूरी तरह से एक साजिश थी और इस पूरे क्राइम के प्रोसीड जो पैसे बनाए गए इस पूरे क्राइम के द्वारा ये बेनिफिट A1, A2, A3 और A5 को दिया गया था। और इस तरह की क्राइम की प्रोसीड्स के द्वारा संजय राउत ने और एसेट्स अक्वायर किए अपने वाइफ के नाम पे। ये अक्वायर्ड एसेट्स जो हैं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और 10 पार्सल्स ऑफ लैंड है 3686 स्क्वायर मीटर्स की एक फ्लैट है दादर में और इनकी प्रोविजनल अटैचमेंट की जा चुकी है सेक्शन 5 PMLA के द्वारा और ये लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन भी है सेक्शन 8(5) PMLA के द्वारा। तो साफ तौर पे संजय राउत ने किस तरह इस पूरे मामले में अपनी प्लानिंग की थी, एग्जीक्यूशन की थी और साथ ही साथ उनको बेनिफिट किस तरह दिया गया था और उस जो पैसे आए थे उससे किस तरह के एसेट्स और किस तरह की प्रॉपर्टी संजय राउत और उनके फैमिली द्वारा खरीदी गई उस सब का डिटेल चार्जशीट में बिल्कुल माधव। और संजय राउत के झूठ का पूरा कच्चा चिट्ठा इस वक्त हमारे पास मौजूद है और इसमें बाकायदा ये भी मेंशन्ड है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किस तरह से संजय राउत ने तो प्रवीण राउत को जानने से भी इनकार किया था और ये कहा था कि इस पूरे पात्रा चौल घोटाले से मेरा लेना देना ही नहीं। लेकिन अब ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके परिवार वालों के खाते में जो करोड़ों की राशि डाली गई है इससे ये साफ हो जाता है कि किस तरह से इतने बड़े 1000 करोड़ के घोटाले में संजय राउत का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। निश्चित तौर पर मुश्किल उनकी अब बढ़ने वाली है। शुक्रिया आप सभी का ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।